हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट के लिए जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों को, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल से पहले भी 2018-22 में भी हमने विद्यार्थियों को तैयारी करवाई थी और कई विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। तो आप सभी लोगों को उन्हीं विद्यार्थियों के द्वारा मुझे बताए गए कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे कि आपको डेली नोट्स जरूर बनाने हैं और नोट्स बना करके जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा जो है सिलेक्शन केवल और केवल वीडियो देख लेने से होगा तो नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आपको ज़रूरत है किसकी, मेहनत करने की, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ताकि हमारे फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो अच्छे से सही हो जाए। बात है वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और 1000 प्लस पद जो है इस बार रहने वाले हैं। तो पदों की संख्या भी कम नहीं होगी। और आपको बता दूं कि वैकेंसी तो आ जाएगी लेकिन हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिलेबस जो है बड़ा है, तो हमें अभी से ही लग जाना चाहिए तैयारी में। हम बात कर रहे थे कल विद्युत क्षेत्र के बारे में, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन ने सीख लिया था कि विद्युत क्षेत्र आखिर है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका था। और विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आवेश के ऊपर बल किस तरफ लगेगा ये सब चीज़ मैं बता चुका था। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है उसी की दिशा में बल लगता है, और वो बल होता कितना है, QE, ठीक है। और अगर वह ऋणात्मक आवेश है तो उसके ऊपर भी बल तो QE ही लगता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में ये बल लगता है। यहाँ तक की बातें कर चुके थे। इसके अलावा बताया था कि धनात्मक अगर आवेश है तो धनात्मक आवेश की वजह से क्या होगा, धनात्मक आवेश की वजह से आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ उत्पन्न होता है, यानी बाहर की तरफ आपका जो है विद्युत क्षेत्र जा रहा होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर आपका ऋणात्मक आवेश है तो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ उसकी तरफ आ रहा होगा विद्युत क्षेत्र। ये अपन बात कर चुके थे, ठीक है। अब अपन आज करेंगे इसी विद्युत क्षेत्र पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कूलम लॉ और इसके विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को मिलाकर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा कितना, तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण, कोई भी एक छोटा सा बिंदु आवेश हमने ले लिया, तो उस बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वो होता है KQ/R², ठीक है। तो किसी भी बिंदु आवेश, किसी भी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KQ/R²। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये कैपिटल Q एक चार्ज है, इस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा KQ/R²। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये R क्या है, तो कितनी दूरी पर आपसे पूछा है, लिख लो, कितनी दूरी पर पूछा है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए 2 मीटर पर तो R की जगह 2 आ जाएगा, 3 कहा जाए तो 3 मीटर, ठीक है। इनफाइनाइट मीटर कहा जाए तो इनफाइनाइट आ जाएगा, जो बोलेगा उतने मीटर आपको रखना होगा। अब आपको दिख गया है कि E और R के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा सा कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के अपन 2 ग्राफ बना सकते हैं। पहला ग्राफ है ये और दूसरा ग्राफ है ये। पहला ग्राफ क्या कह रहा है कि भाई E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R² के, यानी E और R एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर E बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो E घटेगा, है ना। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा ऐसा वक्र जैसा बनता जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी जब R कम होगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E की वैल्यू नीचे आती जाएगी, कम होती जाएगी। और दूसरा ग्राफ क्या है, तो दूसरा ग्राफ है कि E भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो R के है,
लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो 1/r² के है। तो अगर ग्राफ 1/r² के साथ बनाना हो तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और उसकी दूरी r के जो है ग्राफ ऐसे बना सकते हो। ये ग्राफ इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये ग्राफ आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक ये और है, सॉरी पहले, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र किसी वायु माध्यम के अलावा किसी अदर माध्यम में, किसी अलग मीडियम में पूछा जाए तो उस माध्यम में क्या हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या हो जाता है कि आपका जो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है एप्सिलॉन r। ठीक है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी यहाँ रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन r और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो किसी भी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, एयर के अंदर कितना है, ठीक है, एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और परावैद्युतांक कितना है, उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपसे किसी अलग मीडियम में, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए तेल में, आपसे पूछ लिया जाए कागज़ में, आपसे पूछ लिया जाए कांच में, तो ऐसे में आप क्या करोगे कि जो एयर के अंदर, हवा के अंदर जितना विद्युत क्षेत्र था उसके अंदर आप उस माध्यम के परावैद्युतांक का भाग दे दोगे ताकि आपको जो है उस माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो पता चल जाएगा। और ऐसे में हमेशा विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कम ही होगा क्योंकि हवा के अंदर सर्वाधिक विद्युत क्षेत्र होता है। तो इसका मतलब है किसी भी अलग मीडियम में आप जा रहे हो मतलब विद्युत क्षेत्र आप कम कर रहे हो। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि किसी भी अदर माध्यम में जाओगे, किसी भी अलग मीडियम में जाओगे तो आपका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब हमारे पास में आ जाता है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कि तेल की बूंद पर, मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई देगा, उसके बाद में मैं इसको छोटा कर दूंगा। ठीक है, एक मिनट, ये लीजिए, एक मिनट बस। हाँ, ये देखिए अपने पास में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि तेल की बूंद पर, तेल की एक बूंद है उस पर 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। कितना? 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है और यह स्थिर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कितना है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, उसमें संतुलित अवस्था में बनी रहती है। ये तेल की बूंद जिसके ऊपर आवेश है 12 इलेक्ट्रॉन का और वो एक विद्युत क्षेत्र है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, उसमें संतुलित अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो उस बूंद की त्रिज्या क्या होगी वो हमें पता लगाना है। समझ में आ गई बात? क्या करना है हमें कि तेल की एक बूंद है जिसके ऊपर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है, विद्युत क्षेत्र हमें दे रखा है जिसमें वो संतुलित अवस्था में है। अब अगर उस तेल की बूंद का घनत्व हमें दे रखा है तो हमें उस तेल की बूंद का आयतन निकालना है। समझ में आ गई बात? चलिए अब क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, मैं छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा, ये लीजिए। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे आगे ताकि अपने क्या है क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। देखिए अब सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ भाई। विद्युत क्षेत्र दे रखा है हमको, एक मिनट, ये लीजिए, एक मिनट, यस। देखिए तो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हमेशा आपको पता है, मैंने बता ही दिया है,
पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलेगा और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो एक पॉजिटिव प्लेट ली और एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है। अब अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए तेल की बूंद ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है और कितना है, 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर इसके ऊपर आवेश है। अब 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणात्मक आवेशित, इसका मतलब ये तेल की बूंद क्या है, ऋणात्मक आवेशित है। और जो भी वस्तु ऋणात्मक आवेशित होती है उसके ऊपर बल लगता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत, यानी इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ एक बल लगेगा और वो बल कितना होगा, QE होगा। कितना होगा, QE होगा, ठीक है। और इसके ऊपर नीचे की तरफ एक बल हमेशा लगता ही है किसी भी वस्तु पर, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। कितना होता है, mg गुरुत्वाकर्षण बल तो उसके ऊपर लगेगा ही। क्लियर है। और इसने कहा है कि संतुलित अवस्था के अंदर है। अब अगर वो संतुलित अवस्था के अंदर है तो संतुलित अवस्था का मीनिंग क्या हुआ कि आपका इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, जबकि इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ लग रहा है बल QE और नीचे लग रहा है mg। और अगर वो संतुलित अवस्था में है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, दोनों को कर दिया बराबर। अब हमारे पास में Q दे रखा है, E दे रखा है, G का मान हमें पता है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, M नहीं है। तो हम M कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा डेंसिटी, यही होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व है और आयतन कितना होगा, तेल की बूंद है, बूंद को अपन क्या मानेंगे, स्फेरिकल, भाई गोले जैसी मानेंगे, और उसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ रो, और ये हो जाएगा m के बराबर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अपन अब इसको क्या कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे भाई, आगे सॉल्व कर देंगे, और क्या करेंगे हैं चलो भाई देखिए, तो अब अपने पास में m आ चुका है, 4/3 πr³ और रो है, ठीक है। अपने पास घनत्व तो दे रखा है और त्रिज्या अपन से पूछी थी 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे कि 4/3 πr³, ठीक है, रो और G बराबर Q की वैल्यू क्या होती है, तो Q की वैल्यू क्वांटाइजेशन में अपन ने पढ़ा था, इसकी क्वांटीकरण जो प्रॉपर्टी थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, Q बराबर होता है NE और इनटू में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी Q बराबर कितना दे रखा है, 12 इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्ट भी आप 12 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख दो, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r³ अपने को निकालना है, रो की वैल्यू दे रखी है 1.2610⁻3, कितनी दे रखी है, 10⁻3, ठीक है। तो वो आ जाएगा 10⁻3 इंटू जी की वैल्यू कितनी लेंगे, तो जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हो और 9.8 भी ले सकते हो, मेरी इच्छा कर रही है मैं 10 लूँ। एन की वैल्यू कितनी है, तो 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, तो 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2.55 गुणा 10⁻4, ठीक है। अब इस सब को करना है सॉल्व, तो जो जो सॉल्व होता जाएगा वो सॉल्व करते जाएंगे। देखो भाई क्या हो जाएगा, जैसे कि ये कटेगा 4 से 3 बार, एक का काम ख़त्म। फिर अपने पास में क्या है, 10⁻3 है, ये 10⁻4 बन जाएगा, तो ये 10⁻3, ये 10 और ये 10⁻4 उड़ गया, ठीक है। फिर और क्या करेंगे, जो बच रहा है उसको एक बार लिख देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा r³ बराबर 1.6 इंटू 2.55 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है।
और डिवाइड बाय ये जो भी आ रहा है वो सब हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा 1.26 इंटू ये 22, ठीक है, और ये 21 है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 21। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो अपने पास में जो इधर कटापीटी मच रही हो कुछ तो काट पीट कर दो, नहीं हो रहा हो तो आप इसको कैलकुलेटर से कर देना, मैंने इसको कर रखा है। तो यहाँ से R बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 9.8 गुणा 10 की घात -7 मीटर। समझ जाओ कितना छोटा बनेगा। ये तेल की बूंद कितनी छोटी होगी जिसकी त्रिज्या ही कितनी है 9.8 इंटू 10 की घात -7 मीटर, बहुत छोटी सी बूंद बनेगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो किसी भी प्रकार का अगर इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जेई मेंस तक में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जो है लेवल को बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूमेरिकल स्किल जो है आपकी डेवलप होना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने आगे की तरफ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्वेश्चन है किसी बिंदु पर एक 5 इंटू 10 की घात -4 कूलम, कितना 5 इंटू 10 की घात -4 कूलम आवेश पर अगर 2.25 न्यूटन बल, कितना 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि E बराबर होता है बल प्रति यूनिट इकाई आवेश, यानी कि E = होता है F/Q0। और अपने को क्या क्या दे रखा है, F की वैल्यू दे रखी है 2.25 न्यूटन डिवाइड बाय Q0। तो एक बिंदु पर कितना आवेश है 5 इंटू 10 की घात -4। बस इसको करना है सॉल्व। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात 2, कितना आ जाएगा 10 की घात 2 आ जाएगा। और फिर अब इधर क्या कर देंगे अपन, काटापीटी कर देंगे। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20 और 5 25, 45 बार। ठीक है, ये कट गया 45 बार, तो ये हो जाएगा 45 गुणा, ये बचेगा 10 की घात -2, तो ऊपर जाएगा तो 10 की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा 4500, या फिर हम ये कह सकते हैं 4.5 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम, या आप इसे कह सकते हो 4500 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गई बात? तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपका विद्युत बल प्रति इकाई आवेश कितना लग रहा है उसे ही हम कहते हैं क्या, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ गई बात? किसी भी प्रकार का अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कैसा क्या किया था मैंने। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सब आपके समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक निर्देशांक पद्धति में दो बिंदु धन आवेश जो कि है 10 की घात -8 कूलम, ठीक है, दो धन आवेश है 10 की घात -8 कूलम, क्रमशः बिंदु x बराबर 0.1 मीटर प्लस में और y बराबर 0 तथा x बराबर -0.1 मीटर y बराबर 0 पर स्थित है। ठीक है, तो निम्न बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र का
परिमाण भी निकालना है और उनकी दिशा क्या होगी वो भी बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं एक निर्देशांक पद्धति के अंदर आपको बता देता हूँ लाइन बना करके। और देखिए यहाँ पर y 0 है, इसलिए मैं y एक्सिस को नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए अदरवाइज हो सकता है कोई सोचे भाई y एक्सिस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि y 0 है तो उसका अभी कोई यहाँ पर सेंस होगा नहीं, इसलिए मैं उसको 0 ही रख रहा हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एक आवेश रखा है और एक आवेश यहाँ रखा है। ठीक है, और ये सपोज करिए y एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन है O। ठीक है, ये वाला आवेश तो भाई अब जब x एक्सिस इधर है तो इधर वाला पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि ये है 0.1, 0 बिंदु, और ये क्या हो जाएगा -0.1, 0, यही होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे को पता है कि किसी भी बिंदु पर किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो KQ/r²। ठीक है, KQ/r² ही होता है, और पॉजिटिव की वजह से हमेशा क्या होगा, दूर की तरफ भागेगा। तो अब ये बताइए कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने से इधर भगा रहा होगा, है ना। मान लो ये पहला बिंदु है और ये दूसरा है, तो पहले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इधर क्या होगा E1, इधर क्या हो जाएगा E2। अब ये जो E1 और E2 है, क्या ये दोनों मूल बिंदु के लिए, अगर मूल बिंदु पर बात की जाए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएंगे, E1 और E2 बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी, भाई दोनों ही आवेश मूल बिंदु से तो समान दूरी पर स्थित है, और समान दूरी पर स्थित है और Q भी सेम है और K तो सेम ही होता है, K सेम, Q सेम और R सेम, तो दोनों का जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा वो इक्वल ही आएगा। और इक्वल वैल्यू तो आएगा, लेकिन E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो भाई मूल बिंदु पर EO पर नेट कितना हो जाएगा, तो E2 माइनस E1, और हम जानते हैं कि E2 और E1 इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा 0। तो आपके मूल बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आएगा वो तो आ जाएगा 0, और दिशा जो है वो क्या आ जाएगी, तो दिशा आप दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है दूसरा इधर लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब भाग की तरफ कि ब भाग क्या कहता है। तो ब भाग कह रहा है कि आपने आवेश को कहाँ रख दिया है, तो आवेश को अपन ने रख दिया x बराबर 0.2 मीटर पर, और y बराबर वापस से यहाँ भी 0 ही है, तो इसका मतलब y एक्सिस की अपन को ज़रूरत है नहीं। वापस से डायग्राम बनाएंगे, तो ये बना दिया डायग्राम। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा Q आवेश, ये हो जाएगा Q आवेश। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये यहाँ पर ओरिजिन हो जाएगा। इस Q आवेश की वैल्यू कितनी है, तो हम जानते हैं -0.1, 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, 0 है। ठीक है, और 0.2 है तो ऑब्वियस ही बात है 0.1 का डबल है, यानी कि इससे आगे होगा, और पॉजिटिव है तो यहाँ ही होगा। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट क्या है 0.2, 0 इस बिंदु पर है ना। ये अपना देखो इसको नाम दिया था पहला, ये दूसरा, और अपने को निकालना है तीसरे बिंदु पर, मैं गोला कर रहा हूँ, इस तीसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हमें निकालना है। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको पता है, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही क्या कर रहे होंगे, अपने से तो दूर ही भगाने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन लगेंगे दोनों, देखो भाई
इस बिंदु पर लगाना है तो ये ऐसे लग रहा होगा, और ऐसे कैसे, ये भी ऐसे ही लग रहा होगा, है ना। तो E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, प्लस x दिशा में ही है। तो नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा शुद्ध रूप से इस 3 के ऊपर, यानी कि जो E3 होगा वो क्या होगा, दोनों का योग ही होगा, E2 प्लस E1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो E3 बराबर, देखो E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K, Q की वैल्यू तो Q की ही आएगी, तो Q बटे R। ये जो दूसरा वाला आवेश है इसकी दूरी कितनी है तीसरे बिंदु से, तो देखो पॉइंट 1 तो ये और पॉइंट 2 ये, तो कितनी हो जाएगी टोटल 0.3 और उसका स्क्वायर प्लस KQ बटे ये टोटल कितना है 0.2, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस जो है केवल और केवल है 0.1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसको कर लो सॉल्व आगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब तो क्या हो जाएगा, देखो KQ बटे ये हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस ये KQ का KQ डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, KQ तो कॉमन हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.09 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, तो देखो अंदर बचा इधर तो 1 और इधर बच क्या जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपके 9, है ना भाई, 9 ही तो बचेगा। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, KQ अपन 0.09 मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये आ जाएगा, और 9 से ये वापस कटेगा तो ये आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया 10 KQ डिवाइड बाय 0.09, ये हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, 10 का 10, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q की वैल्यू कितनी है, तो Q का मान दे रखा है 10 की घात -8 डिवाइड बाय 0.09, ये हो जाएगा। देखो अब ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर ये -8, ये प्लस का 9, यानी ये 10 ही बचेगा, 10 इंटू 10 10 की पावर 2 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 9 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है, 9 से 9 टाइटाए फिश, क्या बचा, केवल बचेगा 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 और इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होती है, अरे भाई विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से अपन जो है किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे दिए जा सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको क्वेश्चन बता देता हूं। ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो फिजिक्स जिसने बहुत अच्छे से मन लगा करके पढ़ी होगी उसी के समझ में आएगी, वरना ऐसे क्वेश्चन वहां पर जो है एग्जाम में सॉल्व ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता है। तो एक निर्देशांक पद्धति है जिसके अंदर 2 बिंदु आवेश है और प्रत्येक का मान 10 की घात -8 कूलम है। रखे हुए कहाँ हैं, तो x बराबर 0.1 मीटर और y बराबर 0 पर, दूसरा रखा है -0.1 और 0 पर। तो हमें विद्युत क्षेत्र और दिशा निकालनी थी, एक मूल बिंदु पर और एक 0.2, 0 पर। मूल बिंदु पर तो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, E2 इधर भी लग रहा है और E1 इधर लग रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है, 0 हो गया। और तीसरे बिंदु पर निकालने के लिए हमने क्या करा भाई, प्लस वाले हैं दोनों ही चार्ज, तो ये भी दूर भगाएगा, ये भी दूर, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो ऐड हो जाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गई बात। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास अपन यहीं पर करेंगे समाप्त, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कंटेंट जो है
धीरे धीरे देव, लेकिन इतना बेस्ट कंटेंट दूं कि आप लोग भी ये सोचे कि वाह सर क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे बहुत ही शानदार सा, और अपन गॉस लॉ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की ट्राई करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिसके बारे में अपन समझ चुके हैं पहले ही कि प्लस चार्ज की वजह से तो हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होगा और नेगेटिव की वजह से हमेशा पास की तरफ आता हुआ होगा। लेकिन इनकी और भी कई चीजें होती है जिनके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उन चीजों को अपन डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर अपना रहेगा गॉस लॉ केवल, और मैं टारगेट रखता हूं कि इस पूरे चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, और बाद में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। हो सकता है 10-12 लेक्चर केवल इस एक चैप्टर के हो, लेकिन ऐसे होंगे कि आप लोगों को जो है पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या पढ़ाया है, और आपका सिलेक्शन होगा ना, तब आप खुद कहोगे कि सर रियल में इतना डीप में आपने पढ़ा दिया था कि एक क्वेश्चन नहीं रहा हमारा। इस बार भी हमने पूरी कोशिश करी थी कि सभी क्वेश्चन हमारे सीधे के सीधे लेक्चर में से आए, और आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन 35 क्वेश्चन तक हमारे डायरेक्ट आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।